सर। अभी वर्तमान में 1 अगस्त को एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, जी जिसमें एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, जी क्रीमी लेयर की बात हो रही है। इस फैसले को बहुजन समाज पार्टी कैसे देखती है और आप व्यक्तिगत रूप से इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं है कह सकते हैं सर। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। कांशीराम साहब ने बहुत पहले कहा था कि ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जिस बात को स्वयं नहीं कह सकेंगे, वो किसी और के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से कहेंगे। और निर्णय को देखा जाए तो इसमें जो सब क्लासिफिकेशन की बात की गई है, उसमें ये बात की गई है कि ये जो है एक जब स्टेट में ये मैटर जाएगा तो इसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा, उसके लिए जनगणना की जाएगी, उसके आंकड़े जुटाए जाएंगे और यदि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जिन समुदाय को नहीं मिला है तब उसमें शामिल करने की बात हुई है। तो इसमें जो है, जैसा कि उनका कहना है कि महाराष्ट्र में महारों को ज्यादा फायदा हो गया, यूपी में चमारों को ज्यादा फायदा हो गया और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को फायदा हो गया। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जो पीछे छूट गए हैं, तो उनको आगे लाने के लिए अगर ये फैसला आया है तो उसमें आप लोगों को दिक्कत क्या है? सर, दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है टोटल। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, एक्चुअल ये तो आरक्षण भी नहीं है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। उसको हम लोग अपनी भाषा में आरक्षण या रिजर्वेशन कह देते हैं। ये आरक्षण या हमको रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? व्यवस्था है, ये कोई आर्थिक तरक्की का ये बंदोबस्त नहीं है। ये तो उन लोगों को कि जो दबे हुए हैं उनको एक मौका मिले है ना, मौका मिले जिससे ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में आए। ये इसका मेन उद्देश्य रहा। लोगों का ऐसा आरोप है कि बहन मायावती जी जो है वो जाटवों को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, प्राथमिकता में रखती हैं। उनको भागीदारी के लिए भी उनकी यूपी में सबसे ज्यादा भागीदारी जाटवों की मानी जाती है। तो उस संदर्भ में आपके क्या कहना है? सर, इस संदर्भ में मैं क्या कह सकता हूं, बहन कुमारी मायावती जी 2007 में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। उन्होंने जो हमारा बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहते हैं, कांशीराम साहब से लेकर बहन मायावती जी, हम सभी लोग ये सोचते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी होने से पहले एक मिशन है। तो हम लोग, हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन बाबा साहब ने जो दिया, हम सांस्कृतिक क्रांति जो उन्होंने की है वही तो एक मिशन है। हाँ। और वो पहले हमारी प्रायोरिटी पे है। उसके साथ साथ जो हम राजनीतिक एक्टिविटी करते हैं वो, क्योंकि बिना राजनीतिक पावर के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमको कोई राजनीतिक पावर बनाने के लिए आपको जो है सांस्कृतिक क्रांति तो करनी पड़ेगी। वो करनी पड़ेगी और लगातार कर रहे हैं, हो रहा है ना। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अधिकारों का आंदोलन जो है स्टार्टिंग में जो शुरू किया, वो अधिकारों के आंदोलन को उन्होंने संविधान बना करके उसको सुरक्षित किया और आगे चल करके उन्होंने जो है धम्म क्रांति यानी धार्मिक क्रांति की उन्होंने शुरुआत की, धम्म दीक्षा की उन्होंने शुरुआत की और उससे जो है भारत में सांस्कृतिक क्रांति आई। अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या राजनीति के क्षेत्र में आगे जाने के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से नारा लेकर के कांशीराम जी ने इस राजनीतिक आंदोलन को भारत में शुरू किया और वो आंदोलन कहीं ना कहीं 2024 में हमें धीमा दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये विषय एक चर्चा का मुद्दा है कि भाई आने वाले दिनों में इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। तो उसी विषय पर हम आज चर्चा करने के लिए और जरूरी जो मुद्दे हैं भारत के, उस पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रहलाद लाउत्रे जी। प्रहलाद लाउत्रे जी हमारे
चैनल सुकृति इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार जी जी। आपको, आपका चैनल लगातार आगे बढ़ता रहे जी, ये मैं चाहूँगा, जी, जिससे कि जो आप कहना चाहते हैं या आपके माध्यम से और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो सारे लोगों तक लोगों के पहुँच बीच सके, तक लोगों जाए, तक जो है पहुँचे। लोगों के। इसके लिए जी चैनल का पॉपुलर होना बहुत आवश्यक है। जी और हमारा बिल्कुल जो हमारे साथी हैं, हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप देखें और सब्सक्राइब भी करें चैनल। जी। धन्यवाद बहुत। लाउत्रे जी, जी सर। अभी वर्तमान में 1 अगस्त को एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, जी जिसमें SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, जी। क्रीमी लेयर की बात हो रही है। इस फैसले को बहुजन समाज पार्टी कैसे देखती है और आप व्यक्तिगत रूप से इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये जो सवाल है ये सवाल नहीं है कह सकते हैं सर। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। कांशीराम साहब ने बहुत पहले कहा था कि ये जो मनुवादी लोग हैं ये जिस बात को स्वयं नहीं कह सकेंगे वो किसी और के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से कहेंगे। और वही चीज हुआ है। ये कोर्ट का डिसीजन या कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये उन्हीं मनुवादी लोगों का है जो ये नहीं चाहते कि ये बहुजन समाज के लोग फले फूले, आगे बढ़े, तरक्की करे, विकास करे, ये वो कभी नहीं चाहते। और इसीलिए कोर्ट के माध्यम से ये निर्णय दिया गया है। कोर्ट के माध्यम से ये साजिश है, ऐसा साजिश है जी। तो अगर लाउत्रे जी इसको अगर देखा जाए, निर्णय को देखा जाए, तो इसमें जो सब क्लासिफिकेशन की बात की गई है उसमें ये बात की गई है कि ये जो है एक जब स्टेट में ये मैटर जाएगा तो इसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा, उसके लिए जनगणना की जाएगी, उसके आंकड़े जुटाए जाएंगे और यदि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जिन समुदाय को नहीं मिला है तब उसमें शामिल करने की बात हुई है। तो इसमें जो है जैसा कि उनका कहना है कि महाराष्ट्र में महारों को ज्यादा फायदा हो गया, यूपी में चमारों को ज्यादा फायदा हो गया और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को फायदा हो गया। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जो पीछे छूट गए हैं, तो उनको आगे लाने के लिए अगर ये फैसला आया है तो उसमें आप लोगों को दिक्कत क्या है? सर दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है टोटल। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, एक्चुअल ये तो आरक्षण भी नहीं है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। उसको हम लोग अपनी भाषा में आरक्षण या रिजर्वेशन कह देते हैं। ये आरक्षण या हमको रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो ये है, इसके लिए हजारों साल से SC/ST को दबाया गया, उनका शोषण किया गया, उनको कुत्ते बिल्ली से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया गया। और ये चीज तथागत बुद्ध सम्राट अशोक के बाद शुरू हुआ। और उसके बाद फिर बीच बीच में हमारे महापुरुष आते गए, उन्होंने हम लोगों को जगाने का काम किया। और उन सभी लोगों से प्रेरणा लेकर बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने पूरी दुनिया का सारा चीज का अध्ययन किया। वैसे भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो लगातार 18 घंटे तक पढ़ाई करते थे। उस 18 घंटे की पढ़ाई का ही ये नतीजा है कि बाबा साहब दुनिया के सबसे विद्वान लोगों में से एक रहे जी। और उन्होंने अपनी विद्वता के माध्यम से ये सारे सिस्टम से लड़े। ये अंग्रेजों से भी लड़े, ये यहाँ के मनुवादी लोगों से भी लड़े। और उस लड़ने के बाद जब उनको मौका मिला, संविधान सभा में भी उनको आसानी से पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। नहीं, सही है, अन्याय और अत्याचार हुए हैं। तो उसके बाद जब वो संविधान सभा में पहुंचे तब उन्होंने ये जो हजारों वर्षों से शोषित और पीड़ित और कुचले हुए लोग रहे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जी ये आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने दी जी। तो ये जो व्यवस्था है ये कोई आर्थिक तरक्की का ये बंदोबस्त नहीं है,
ये तो उन लोगों को कि जो दबे हुए हैं उनको एक मौका मिले, है ना, मौका मिले जिससे ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में आए, ये इसका मेन उद्देश्य रहा। लेकिन हम देखते हैं आज 76 से 70 साल हो गए आजादी को। इस 76 से 70 साल में भी हम देख रहे हैं कि जो 16% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए जो आरक्षण है, क्या वो अभी तक भरा गया है? नहीं भरा गया है। जो थोड़ा बहुत भी लोगों को लाभ मिला है, उस लाभ से हमारे कुछ लोग आज थोड़ा सा तरक्की कर लिए। तो ये चीज ये मनुवादियों को हजम नहीं हो रही है, और इसलिए इसको कैसे खत्म किया जाए, ये खत्म करने के फिराक में ये बंदोबस्त करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे महार या चमार या अन्य कोई जाति विशेष को लेने की बात नहीं है। अपन ये आज भी ये देख रहे हैं सर कि जो लोग काबिल हैं उनके वो भर्ती न किया जाए, इसलिए एनएफएस लगा देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। जब आज थोड़े से काबिल हैं उनको भी नॉट फाउंड सुटेबल कहा जा रहा है, तो जब ये थोड़ा सा विकास किए लोग अलग हो जाएंगे, तो जो लोग शिक्षा नहीं लिए हैं, आज भी अशिक्षित हैं, जिनको कुछ समझ नहीं रहा है, क्या वो आरक्षण ले पाएंगे? वो तो आरक्षण बिल्कुल ही नहीं ले पाएंगे। इससे क्या हुआ कि टोटल ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको अंदेशा है? जी। लाउत्री जी थोड़ा सा इसमें कहना चाहेंगे कि ये जो सब क्लासिफिकेशन का जो मामला है, ये पंजाब में भी आया है, पहले हरियाणा में भी आया है, और वहां के लोगों का कहना है कि उस आरक्षण से उनको फायदा हुआ है, सब क्लासिफिकेशन करने से फायदा हुआ है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और मतलब इस मुद्दे को लेकर के गए। तब ये जाकर के पूरे भारत के लिए, क्योंकि कुछ एरिया में जो है उनको फायदा मिला, और इसीलिए वो जो है इस मतलब इस विचारधारा को या इस निर्णय को जो है पूरे भारत में लागू करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो अगर मान लो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, या अपने भाई जो पीछे छूट गए हैं उनको अगर उसकी एडिक्वेट अगर जानकारी उनके पास आती है, एडिक्वेट डेटा उनके पास अगर आ जाता है और उनको आरक्षण मिलता है, तो उसमें बुराई क्या दिखती है? सबसे पहली बात तो ये है सर कि ये कोटा में कोटा वाला जो सिस्टम आ रहा है ना, इसको हमारे दर्शकों को, आपको भी पता होगा, 2004 में आंध्र प्रदेश और एक पार्टी थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक करार दिया गया था। पंजाब में भी हुआ था ये केस, तो ये 2004 की बात है। 2004-2006 में भी 2 मामले हैं जी। तो उसको जब असंवैधानिक करार दिया गया है, आज वो कैसे संवैधानिक हो सकता है? आज वो संवैधानिक ये कर रहे हैं। तो ये टोटल किसी भी प्रकार से हम देखें, अनुसूचित जाति एक समग्र एक वर्ग है, इसको और आप वर्गीकरण नहीं कर सकते, है ना? तो उनको लाने के लिए, फिर ऊपर लाने के लिए फिर क्या व्यवस्था की जाएगी? इसको लाने की व्यवस्था सबसे पहले तो ये है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास न सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा है कि कितने लोगों नहीं को... वो ये बोल रहे हैं कि आंकड़ा जुटाने के बाद ही वो जो है लागू कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहली बात यह है सर कि हम देखते हैं जातिगत जो जनसंख्या हुआ था, जनगणना हुआ था, ये अंग्रेजों ने किए से 1931 में। बिल्कुल। उसके बाद से हम देखेंगे तो आज तक कोई इन्होंने जातिगत जनगणना किए नहीं है। सही है। अब जातिगत जनगणना इन लोग किए नहीं है, तो इनको कैसे पता हो गया कि कौन सा जाति का आदमी आरक्षण का पूरा लाभ ले लिया और किसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला? एससी एसटी का तो होता है ना? नहीं होता है, कहाँ? 2011 के सेंसस वो तो अभी बिहार में किया गया है। कि हमको नहीं, और मतलब बहुत सारी डिटेलिंग नहीं होती थी, लेकिन गिनती तो होती है एससी एसटी की। वो एससी एसटी की बस होती ना, वो गिनती बस होती है, लेकिन उसका आर्थिक स्तर क्या हुआ है ना, उसका काम नहीं होता है। सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया, वो ये नहीं होता, नहीं होती सर। तो इससे हम कैसे आकलन लगा सकते हैं कि भाई अब ये जाति आगे बढ़ गई है तो इसको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है? ठीक है, आपकी जो पार्टी है वो आगे क्या स्टेप उठाने वाली इस मुद्दे को लेकर के? मैं मायावती जी को सुन रहा था, तो उनका ये कहना है कि सारी पार्टियां जो है अभी
अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, तो इसलिए हम जो है इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। उनके लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, लगातार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी के। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, डिसीजन आया, उससे बहन कुमारी मायावती जी बहुत आहत हुई है। क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं। तीसरे नंबर की पार्टी आज भी बहुजन समाज पार्टी देश की है, राष्ट्रीय पार्टी। और उन्होंने खासकर जो काम किया SC ST OBC के लिए ही काम किया। शुरू से मैंने पिछले टाइम आपको बताया भी था कि जो बहुजन समाज पार्टी बनने का जो सबसे बड़ा वो रहा, वो सोशल जस्टिस को लेकर रहा। तो हम सोशल जस्टिस पे काम करते हैं, और आज कोर्ट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से यदि हमारे लोगों के हित पर कुठाराघात होता है, तो सबसे पहले तकलीफ तो बहन कुमारी मायावती जी को ही होना है। ठीक है, लेकिन आगे स्टेप क्या उठा रही, ये महत्वपूर्ण है ना। इसका स्टेप हम धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। लगातार हमको क्या करना है, ये तो अभी कोई आउटलाइन बना है इसमें जो है? अभी तो सबसे पहले हम लोग 21 तारीख को जो भारत बंद होने जा रहा है, इसमें बहुत सारे संगठन के लोग हैं। हाँ, है ना। सिर्फ उसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल है। उसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल रहेगी, उनके लोग भी जाएंगे, हम लोग भी उसका समर्थन करेंगे। तो इससे पहले आपको याद होगा सर, 2 अप्रैल 2018 को SC ST एक्ट पर ऐसे ही कुठाराघात किया था। 2 अप्रैल वाला मुद्दा जो है 2 अप्रैल 2018 को। उस समय भी बहुजनों ने अपनी ताकत दिखाई थी और इस निर्णय को वापस लेना पड़ा था। निश्चित ही ये जो डिसीजन है SC ST के लिए बहुत ही खतरनाक डिसीजन है, तो इसको हम इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। बहन कुमारी मायावती जी इस इतने बड़े जो कह सकते हैं मामला है, उसको आसानी से हम नहीं छोड़ेंगे। आसानी से हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे आप जो है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि बहन मायावती जी जो है वो जाटों को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, प्राथमिकता में रखती हैं। उनको भागीदारी के लिए भी उनकी यूपी में सबसे ज्यादा भागीदारी जाटों की मानी जाती है। तो उस संदर्भ में आपके क्या क्या कहना है? सर, इस संदर्भ में मैं क्या कह सकता हूँ। बहन कुमारी मायावती जी 2007 में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। उन्होंने जो काम किया 5 साल, उन्होंने अनगिनत ऐसे काम किए जिसकी पूरी एक लंबी लिस्ट है। एजुकेशन को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, नौकरियों को लेकर, ये तमाम प्रकार के ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए गए। बहन कुमारी मायावती जी के बाद पूरे भारतवर्ष में ऐसा एक भी सीएम नहीं है, ऐसा एक भी मुख्यमंत्री नहीं है जो उनके जैसा कोई काम करके दिखा सके। तो उसमें सिर्फ जाटों को ही लाभ मिला, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। लेकिन अब विरोधियों के पास कोई मुद्दा तो चाहिए, तो मुद्दा नहीं है, तो किस प्रकार से घेरा जाए बीएसपी को, बहन कुमारी मायावती जी को? इसलिए अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, ऐसा कहना है। कितनी जनसंख्या है जाटों की यूपी में? यूपी में मुश्किल से 9-9.5% ही जनसंख्या है। अच्छा, टोटल बेस वोटर जो है वो 9-9.5% है, वो जाटों की संख्या है? वो जाटों की संख्या है 9-9.5%। अच्छा, वैसे टोटल जो SC कम्युनिटी की जो जनसंख्या है वो लगभग 20% है। 20% है SC की पॉपुलेशन, SC की जनसंख्या 20% है यूपी में, और लगभग उतना ही परसेंट मुसलमानों की भी जनसंख्या है। तो ये हमारा कोशिश यही रहता है कि SC और OBC, SC और मुसलमान, ये यदि दोनों एक साथ आ गए तो उसको फिर सरकार में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसी चीज को पिछले बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वो एक नारा दिए, जो भी हो, एक नारा उन्होंने दिए जिसके माध्यम से उन लोगों को भी लगा कि वाकई में संविधान खतरे में है और हमको बचाना है, तो हमको इंडिया गठबंधन को हमको
ये वोटिंग करना चाहिए और उसी हिसाब से उन्होंने किए और लगभग 37 सीटें अखिलेश लेकर आए और कांग्रेस पार्टी को भी 6 सीटें मिली। तो ये इतना बड़ा वोट है एससी का और मुसलमान का कि ये किसी भी सरकार को बना सकता है, किसी को भी गिरा सकता है, किसी को भी और बना सकता है। उस वोट पे सभी का नजर रहता है, सबका लालच रहता है और इसलिए ये लोग समय समय पे ये ज्यादातर ये कमिटेड वोट है और ये बहन जी के साथ होता है, बहुजन समाज पार्टी के साथ होता है, तो उसको ये वोट न जाए तो उसको कैसे डेमोलाइज किया जाए, इसलिए तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। राउतरे जी, हम जो है पार्टी की भी थोड़ी बात करेंगे जी। देखिए, पार्टी को आगे बढ़ने के लिए और अपना उद्देश्य को हासिल करने के लिए अपनी इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ानी पड़ी। बिल्कुल। लोगों के बीच में, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में एक बॉन्डिंग बनी रहे, एक मतलब जोड़ने वाली कोई विचारधारा पक्की रहे उसमें, तब जाके बॉन्डिंग बनती है। तो ऐसा कहते हैं कि धार्मिक क्रांति के बाद राजनीतिक क्रांति आती है या सांस्कृतिक क्रांति के बाद धार्मिक क्रांति आती है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक क्रांति जो है, क्या कार्यकर्ताओं में ये जो फोर्स बनाने के लिए, एक दूसरे को जोड़ के रखने के लिए, ये क्रांति के लिए क्या कोई पहल होती है? पहल तो होती है, नहीं होती है ऐसा कहना गलत होगा। और हमारे आप देखेंगे संगठन को, बहुजन समाज पार्टी का लगभग 22 राज्यों में 22 राज्यों में पार्टी के संगठन हैं। हाँ। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, ऐसे कंप्लीट संगठन पार्टी के हैं और इसी संगठन के बदौलत अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ 2024 का लोकसभा का, उसमें लगभग 1.25 करोड़ वोट बहुजन समाज पार्टी को आए हैं। तो इतना बड़ा वोट आया है, मतलब पार्टी ब्रॉड बेस पे है। इस चीज को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सबसे पहले ब्रॉड बेस पे काम किए तथागत गौतम बुद्ध ने, उनके बाद इस काम को किए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके बाद इस काम को किए माननीय श्री कांशीराम साहब ने। अब ये जो महापुरुषों ने काम किए उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी, और हम देखेंगे ये जो मेहनत हो रही है, ये जो काम हो रहा है, लगातार लोग लगे हुए हैं। नहीं, मैं सांस्कृतिक क्रांति की बात कर रहा हूँ। तो सांस्कृतिक कार्यों में भी अपन देखेंगे, धार्मिक कार्य कह सकते हैं, जैसे हमारे महापुरुषों की कुछ जयंतियां होती है, या हमारे लोगों के कुछ ऐसे कुछ त्योहार आते हैं, वहां पर भी हम लोग शिरकत करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, है ना। तो लगातार जुड़ाव है। नहीं, वो जो सांस्कृतिक क्रांति है उसको आगे बढ़ा, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में ये कल्चर लाने के लिए क्या पार्टी किसी तरह का मूवमेंट चलाती है, किसी तरह का कार्यक्रम करती है? नहीं, मैं वही कह रहा था सर कि जो भी, क्योंकि भारतवर्ष में विभिन्न कल्चर हैं। ठीक है, विभिन्न कल्चर हैं, मुख्य रूप से 2 ही कल्चर हैं। तो अब उसको अपन धर्म के रूप से अपन देखेंगे, है ना, तो धर्म भी बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे धर्म है यहाँ पे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे धर्म और सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो सबके अपने अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं, सबके अपने सांप्रदायिक मान्यताएं हैं। हमारा यदि जिस क्षेत्र में जो धर्म या संप्रदाय से हमारे कुछ जुड़े हुए लोग हैं, तो अपन वहाँ पे जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कुछ अपना जागरूकता, अपना भाषण देते हैं, ऐसे कार्यक्रम तो होते हैं। लेकिन फिर भी जिस स्तर में हमको पहुंचना चाहिए, जिस स्तर तक हमारा काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा है। लेकिन आगे लगातार हम प्रयास में लगे हुए हैं, बहन जी का लगातार जैसे निर्देश आता है उस हिसाब से काम हो रहे हैं, और लगातार काम आगे भी होते रहेंगे। काम होते जी। उसमें राउतरे जी ऐसा होता है कि जैसे एक तरफ आप देख रही है कि हिंदुत्व की विचारधारा है, है ना, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि श्रमण संस्कृति की विचारधारा। 2 ही तो विचारधारा भारत में जो है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, और इन दोनों के बीच में कल्चरल बैटल है, एक लड़ाई है, सांस्कृतिक लड़ाई है। मुख्य रूप से ये लड़ाई जो है साम दाम दंड भेद
और समता स्वतंत्रता बंधुत्व के बीच में बिल्कुल। लड़ाई है। तो ये समता स्वतंत्रता बंधुत्व की विचारधारा, न्याय की विचारधारा, इसको लोगों के अंदर डालने के लिए कोई ना कोई एक मतलब जो है एक सिस्टम तो चाहिए ना। सिस्टम चाहिए, बिल्कुल सिस्टम चाहिए। और हमारी कोशिश वही होती है कि हम जो छोटी-छोटी मीटिंग्स करते हैं या गाँव में जाकर हम लोग जो मीटिंग करते हैं, लोगों को जो बताते हैं, उसमें समग्र बातचीत हमारी होती है। समग्र बातचीत होती है। समग्र बातचीत होती है हाँ। और लोगों को हर तरीके से उनको जागरूक करने का हमारा प्रयास होता है और हमारी मेहनत वहीं पे लगी होती है। हमारा बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहते हैं, कांशीराम साहब से लेकर भुवन मायावती जी, हम सभी लोग ये सोचते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी होने से पहले एक मिशन है। तो हम लोग, हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन बाबा साहब ने जो दिया हमको, सांस्कृतिक क्रांति जो उन्होंने की है, वही तो एक मिशन है। हाँ। और वो पहले हमारी प्रायोरिटी पे है। उसके साथ साथ जो हम राजनीतिक एक्टिविटी करते हैं वो, क्योंकि बिना राजनीति के, बिना राजनीतिक पावर के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमको कोई राजनीतिक पावर बनाने के लिए आपको जो है सांस्कृतिक क्रांति तो करनी पड़ेगी। वो करनी पड़ेगी और लगातार कर रहे हैं, हो रहा है ना। मैं अभी आपको बताया कि अपने अपने स्तर पे जहां जैसा संभव हो पाता है तो बिल्कुल हम लोग वहां पहुंचते हैं और ये काम लगातार हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। चलिए, कांशीराम जी के बारे में हम समझते हैं। अगर आप कुछ बता पाएं कि उनका जो राजनीतिक मूवमेंट है उसमें मतलब किन विचारों को लेकर के वो आगे बढ़े और उन्होंने जो है राजनीतिक चेतना जो है जागृत की लोगों के बीच में। कांशीराम साहब एक बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे सर। उनके व्यक्तित्व को मापना बोले तो ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी। जिस प्रकार मैंने अभी जस्ट शुरू में कहा था, जो काम तथागत गौतम बुद्ध ने किया, उनके जैसा पूरी दुनिया में और कोई महापुरुष नहीं हुआ। उनके बाद बाबा साहब ने जो काम किया, बाबा साहब की जो विद्वता रही, उनका जो वर्किंग स्टाइल रहा, और उन्होंने इतना बड़ा काम किया, हम लोग उसको सोच नहीं पाते। जिस समाज को, जितनी बड़ी जनसंख्या को इंसान ही नहीं समझा जाता था, उनको आज बराबरी में लाके खड़ा कर देने वाला कोई महापुरुष है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और उनके जाने के बाद जो खालीपन रहा, उस खालीपन को भरने का काम किए मान्यवर कांशीराम साहब। इन्होंने साइकिल से चलकर पूरे देश का भ्रमण किया सर। और जो बाबा साहब SC ST OBC जो नाम दिए थे, उस SC ST OBC को कांशीराम साहब ने बहुजन कहा। और ये बहुजन, जिनकी संख्या अनुमानित ही कह सकते हैं, लगभग 85% है, उस 85% लोगों के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने काम किया। उनकी अपन और तरीके से देखते हैं तो जितने भी महापुरुष हुए, जिनको हम लोग महापुरुष मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो ज्यादातर सवर्ण लोग रहे, उनके पास तो सारी व्यवस्थाएं थी, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो लोग बड़े आसानी से जो संघर्ष करते रहे उसमें सफल होते रहे। लेकिन बहुजन समाज के जो महापुरुष हुए, इनके पास तमाम समस्याएं रही, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा राव फूले हो, चाहे वो राजर्षि साहू जी महाराज हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे वो कांशीराम क्यों न हो, तो इन लोगों को जो तकलीफ और परेशानियां जो आई, बावजूद इन लोगों ने ऐसा ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए, ऐसा ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए। इन्हीं ऐतिहासिक कार्यों को बहुजन समाज तक जाने से रोक देते हैं ये सवर्ण। यदि ये सारी इनकी जो मेहनत रही, जो इनका आंदोलन रहा, जो इनका काम रहा, यदि ये बहुजनों तक पहुंच जाए तो बहुजन ऐसे ही सत्ता पे होगा। किसी चीज को पहुंचने से रोकने का इनका काम रहता है, और जो इसको आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसको तरह तरह के आरोप लगा के उसको रोक देना है, ये इनका मोटिव होता है।
चलिए, अच्छा है कि ये जो बहुजन है, जो जिनकी बात आप कर रहे हैं 85%, अगर 85% नहीं, अगर 40-50% भी अगर आप लोग जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। आपकी पार्टी उसमें तरक्की कर सकती है, आगे आ सकते हैं। हमसे बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत हम। धन्यवाद सर। जी जी जय जी भीम। जी, नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय भीम। जय भीम।